हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का RM अकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी एग्जामों के लिए, जैसे आपका एसएससी एमटीएस है जिसमें 25 नंबर क्वेश्चन या 20 नंबर क्वेश्चन आएंगे, तो आपको जीएस करने में बहुत ही मदद मिलेगी। ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन का एक कॉन्टेक्ट लेकर आए हैं, यानी जितने भी क्वेश्चन एक टॉपिक से बनते हैं सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, साथ ही दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है दोस्तों। क्वेश्चन देखिए, पुर्तगाली। तो पुर्तगाली से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं हम आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली कौन आया था, तो वास्को डी गामा। तो क्वेश्चन में आता है कि भारत में सर्वप्रथम कौन आया था, वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा एक क्या था, तो वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था। कब आया भारत में, 1498 ईस्वी में आया था भारत में। और ये जब भारत में आया तो भारत का नक्शा कुछ ऐसे ही बनता है। तो यहाँ पर आपका केरल पड़ता है, क्या, केरल। तो यहाँ पे सबसे पहले वास्को डी गामा जो आया था ये अरब सागर की ओर से होता हुआ आया और कहाँ पर रुका था, केरल में। केरल में आया। केरल के किस बंदरगाह पर आया था, कालीकट बंदरगाह पर। ठीक है ना, ध्यान से समझते चलिएगा। तो पुर्तगाली जो है वास्को डी गामा आया 1498 में, लेकिन वो कालीकट बंदरगाह अगर पूछ ले किस राज्य में है, तो केरल में, केरल राज्य में आया। और वहाँ के राजा ने इसका स्वागत किया था। कौन राजा था, केप जमोरिन नामक वहाँ का राजा था जो इसको एक स्वागत किया था, यानी इसको आने के उपलक्ष्य में स्वागत किया कि आइए भाई, आपका स्वागत है हमारे भारत में। आगे, और इन पुर्तगालियों ने हमारे भारत में दो चीज़ें छोड़ कर गई, क्या, तंबाकू की खेती। क्वेश्चन पूछा जाता है तंबाकू की खेती करने की किसकी देन है या कौन लेकर आया था, तो पुर्तगाल लोग लेकर आए थे। और प्रिंटिंग प्रेस, ये दो चीज़ बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, प्रिंटिंग प्रेस और तंबाकू की खेती कौन लेकर आया, तो पुर्तगाली थे। ठीक है ना, इतना पता है। चलिए अब आगे देखते हैं। गोवा पर अधिकार बनाए रखा। गोवा पर कौन अधिकार बनाया था सर, पहले पुर्तगालियों ने। क्वेश्चन पूछा जाता है गोवा पर कब इन्होंने एक अधिकार बनाया, तो सबसे पहले 1510 में बनाया था। कब, 1510 में इस पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया। ये क्वेश्चन कई बार आया है, अभी भी हाल में भी परीक्षा में आ चुका है। तो यानी यहाँ से सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे जो क्वेश्चन है उसको क्लियर करते हैं। अब क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, पुडुचेरी जो है, पुडुचेरी क्या है, पुडुचेरी एक केंद्र शासित राज्य है जिसे यूटी बोलते हैं। ठीक है, ये किसका उपनिवेश रह चुका है, तो क्वेश्चन डायरेक्टली आता है पुडुचेरी किसका उपनिवेश है, तो फ्रांस का उपनिवेश था पहले। ठीक है ना, अब नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है ना, तो क्वेश्चन आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मतलब आरआरबी का मतलब क्या है, रीजनल रूरल बैंक है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो आरआरबी की स्थापना जो है दोस्तों 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। आरआरबी का मतलब रीजनल रूरल बैंक जो है 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, ये भी कैसा बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक है, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। रीजनल रूरल बैंक जो 2 अक्टूबर 1975 को स्थापना डायरेक्टली पूछता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो इसकी स्थापना लिखा है ये किसका है, ये आरबीआई का है। किसका है, आरबीआई का। तो आरबीआई का स्थापना देखिए, आरबीआई जो है भारतीय रिजर्व बैंक जो है, इसका अधिनियम आया था 1934 में। कब आया था भाई, 1934 में। अधिनियम तो 1934 में आया, लेकिन लागू कब हुआ, स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 में। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में। कब, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1 जनवरी 1949 को। तो आरबीआई से यहाँ पे आप लोगों ने क्लियर किया क्या, कि आरबीआई में भी आपको क्या याद करना है, अधिनियम 1934 का है और ये स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को, और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। बातें क्लियर है। ये आरआरबी हो गया, ये आरबीआई, हमने दोनों चीज़ों को क्लियर कराया आपको। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों नाबार्ड की स्थापना पूछता है। नाबार्ड की, अब नेशनल एग्रीकल्चर बैंक रूरल डेवलपमेंट, ये ऐसा कुछ होता है, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, बहुत पूछता है।
और ये बैंक किसके लिए सहायक होती थी? ये देश में जो किसान लोग हैं इनके लिए विशेष रूप से प्रावधान है कि किसान लोगों को क्या दिया जाता है, लोन या छूट वगैरह कुछ भी दिया जाता है इनसे, नाबार्ड बैंक से। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुआ था। शिवरमन की सिफारिश पर हुआ था। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को। और ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में, इसको भी जानते रहना। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? छठवीं पंचवर्षीय योजना में। सिडबी जो है, सिडबी एक बैंक है। सिडबी बैंक की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। सिडबी बैंक की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई? लखनऊ में है। और लखनऊ में याद कर लीजिएगा, बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा दोनों वहाँ पर लखनऊ में हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान यानी दवाइयों के क्षेत्र में भी अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ में। तो सारी चीज़ें क्लियर। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पर है? लखनऊ में है। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें क्लियर। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की स्थापना कब हुई? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में हुआ था। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में। कौन इसके संस्थापक थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इसके संस्थापक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई? 1861 में। आइए आगे देखते हैं। ZSI ये क्या है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? यानी ये कहाँ पर है? कोलकाता में है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा 73वें संविधान संशोधन पर। ठीक है ना। 73वें संविधान संशोधन में क्या क्या है, क्या नहीं है, इस पे हम बातें करेंगे। देखिए 73वां संविधान संशोधन जो है डायरेक्टली पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? पंचायती राज से संबंधित है। क्वेश्चन पूछता है 73वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है? पंचायती राज से। पूछता है किस भाग से संबंधित है? तो पंचायती राज आपसे जाने की किस भाग में है? तो भाग 9 में। और 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। ये पंचायती राज किस भाग में है? तो पंचायती राज भाग 9 में है। और पंचायती राज जो है किस अनुसूची में है? तो यहाँ से ये भी जानते रहना, ये 11वीं अनुसूची में है। ये पंचायती राज और 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था विशेष रूप से पंचायती राज के लिए हुआ था। ठीक है। तो जहाँ पे 73वां संविधान संशोधन होगा वहाँ पे पंचायती राज होगा ज़रूर, इसलिए दोनों की बातों को क्लियर करते रहना। तो 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो पंचायती राज से संबंधित था, भाग 9 में मिला। और अनुसूची किस में है? अनुसूची 11 में। पंचायती राज किस अनुसूची में है? अनुसूची 11 में। और संविधान संशोधन जो हुआ था 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 में हुआ था। और लागू कब हुआ था दोस्तों? लागू यहाँ पर लिखा गया है, लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है। ध्यान में देते रहना कि यह 73वां संविधान संशोधन तो हो गया था कि भारत में पंचायती राज होना चाहिए 1992, लेकिन लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। किस अनुच्छेद में है पंचायती राज? तो अनुच्छेद है 243 से 243 ओ तक। 243 से 243 ओ तक क्वेश्चन में आया था पेपर में कि इसमें कुल मिला के कितने अनुच्छेद हैं? तो इन दोनों के बीच में कुल मिला के 16 अनुच्छेद हैं। कितने? 16 अनुच्छेद हैं। इसको भी आपको पता रहना चाहिए। तो हमने क्या क्या बताया? 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 में आया, लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। और किस अनुच्छेद में है? 243 से 243 ओ तक। कुल कितने अनुच्छेद हैं? 16 अनुच्छेद हैं। पंचायती राज भाग 9 में है, अनुसूची 11 में है। और पंचायती राज में यानी कितने विषय हैं? 29 विषय हैं दोस्तों। पंचायती राज में 29 विषय हैं। और ये पंचायती राज कितने स्तरीय पर आधारित है? तो त्रिस्तरीय पर आधारित है। ठीक है ना। पंचायती राज त्रिस्तरीय पर आधारित है। और ये जो पंचायती राज है किसकी सिफारिश पर हुआ था? बलवंत राय मेहता की समिति पर हुआ था। ठीक है ना। बलवंत राय पूछा जाता है कि पंचायती राज किसकी सिफारिश पर हुआ या किस समिति से संबंधित है? बलवंत राय मेहता, जो त्रिस्तरीय पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया था। यहाँ पे थोड़ा त्रिपंचवर्षीय योजना से जानेंगे। ये त्रिपंचवर्षीय योजना कब आया था? 2 अक्टूबर 1959 को आया था। 2 अक्टूबर 1959 को आया त्रिपंचवर्षीय योजना, यानी त्रिस्तरीय आया, सॉरी। उसके बाद आया तो
2 अक्टूबर 1959 को, लेकिन इसको किसने लागू किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने लागू किया था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचवर्षीय योजना। और सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था पंचवर्षीय योजना? ठीक है, यानी ये जो आया है त्रिस्तरीय पंचवर्षीय योजना, जो त्रिस्तरीय है बलवंत राय मेहता समिति के जो पंचायती राज है, ये किस राज्य में पहले लागू हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिले में। और पंचायती राज से संबंधित पहली बार चुनाव कहाँ हुआ था? तो पहली बार हुआ था आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर हुआ था चुनाव पहली बार? आंध्र प्रदेश में। सारी चीज़ें क्लियर? तो हमने आपको ये पंचायती राज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बताएं आप लोग इसको नोट कर सकते हो। ठीक है ना, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है उसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे। यहाँ से देखेंगे हम लोग प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है ना, प्रयाग प्रशस्ति क्या है? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं हरिशेन हैं। हरिशेन किसके शासनकाल में रहते थे? तो हर्षवर्धन यानी समुद्रगुप्त के दरबार में। ठीक है, हरिशेन जो था ये प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं या अभिलेख को लिखा था प्रयाग प्रशस्ति को। हरिशेन जो है समुद्र के दरबार में रहा करते थे और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इतनी बातें क्लियर है। चलिए आगे में हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन दोस्तों। जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं जो क्वेश्चन है अच्छे से पढ़ेंगे और क्लियर करते हुए चलेंगे। देखिए प्लासी का युद्ध, जो कि प्लासी का युद्ध से क्वेश्चन कई बार आता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध क्या हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। और अंग्रेज़ों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था, भारत की तरफ से सिराजुद्दौला था। यानी बंगाल की तरफ से कौन था? सिराजुद्दौला था। अंग्रेज़ों की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। डायरेक्टली डेट पूछता है 23 जून 1757 को क्या हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था। अंग्रेज़ों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था और बंगाल की तरफ से सिराजुद्दौला। जो बंगाल की तरफ से सिराजुद्दौला था वो युद्ध में हार गया था और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था, जिससे अंग्रेज़ों की यहाँ पे नींव पड़ी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्लासी का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। इसमें अंग्रेज़ों की तरफ से भाग लिया था हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध 1764 में कौन भाग लिया था? हेक्टर मुनरो। तो यहाँ से चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में हुआ था। इसको भी आप लोग थोड़ा बहुत जानते रहिएगा। ये क्वेश्चन ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, एक स्टैटिक जीएस है एक प्रकार से, ये डायरेक्टली पूछ लेता है। ठीक है, यहाँ से देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक ऐसा है जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बैठक हुई थी। क्वेश्चन में देखिए क्या है, किसके उपलक्ष्य में बैठाया गया? ओजोन परत के। तो ओजोन जो है, ओजोन परत जो है, ओजोन मंडल जो है समताप मंडल में पाया जाता है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में। और ओजोन परत जो है मंडल में तो पाया जाता है, लेकिन ये किस लिए इसका सम्मेलन हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो सम्मेलन हुआ था इसलिए हुआ था कि ओजोन की जो बढ़ती हुई मात्रा है उसको कम करने के लिए। अंटार्कटिका महाद्वीप में एक होल हो गया था, जिसे देखा गया कि अगर ये होल इसका धीरे धीरे बढ़ रहा था। ठीक है, उसी को कम करने के लिए। तो अच्छा, उसको कम काहे लिए कर रहे थे? क्योंकि उसमें से ओजोन परत जो है नीचे आ रही थी। ओजोन परत का मतलब ओजोन परत में छिद्र होने के कारण जो सूर्य से अल्ट्रा वायलेट किरणें यूवी किरण जो है वो कहाँ पर आ रही थी? पृथ्वी पर। अगर वो पृथ्वी पर आएगी तो आदमियों मनुष्यों को क्या हो जाएगा? त्वचा कैंसर होगा। तो जितने मैं वर्ड को बोल रहा हूँ ये सारे वर्ड पूछे जाते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों हुआ था? अंटार्कटिका में महाद्वीप में एक छिद्र पाया गया, जिससे सभी देश के लोग क्या हुए कि इकट्ठित हुए और बोले कि ओजोन परत को कम करने के लिए आप क्या करिए? पर्यावरण को कम करिए। इसके उपलक्ष्य में बैठाया गया। और यहाँ से यूवी किरण निकलती है। तो एक बार क्वेश्चन यही पूछा था, यूवी दे दिया था, वीवी दे दिया था और यू दे दिया था, ऐसे करके बना दिया 4 ऑप्शन, कोई कर ही नहीं पा रहा था। यूवी का मतलब अल्ट्रा वायलेट किरण है। ठीक है, क्या? अल्ट्रा वायलेट किरणें होता है। तो यहाँ से समझ में आया सारी चीज़ें। चलिए यहाँ से मैं अब आपको आगे बता रहा हूँ। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है।
काहे लिए? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को इसकी बैठक हुई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बैठक कब हुई थी? 16 सितंबर 1987 को, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और ये कहाँ पर इसका बैठक हुआ था? कनाडा में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ पर हुआ था? कनाडा में हुआ था दोस्तों। ओजोन परत के संरक्षण में ओजोन का क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है? एक प्रकार से देखेंगे तो O3 होता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? O3 से भी व्यक्त करते हैं ओजोन को। ओजोन को O3 से अल्ट्रावायलेट किरणें आती है पृथ्वी पर, इससे क्या होगा? त्वचा कैंसर होगा। ओजोन परत किस मंडल में? सप्ताह मंडल में पाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपके लिए थी, हमने क्लियर कराया। आगे देखते हैं। यहाँ से देखेंगे दोस्तों, कुछ पुस्तक के नाम है जो ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम ने लिखा था। मौलाना अबुल कलाम भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, मौलाना अबुल कलाम। लाइफ डिवाइन, जो लाइफ को डिवाइन हो जाता है यानी ज़िंदगी जो दो टुकड़ों में बढ़ जाती है, उसे कहा जाता है अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन, ठीक है ना। लाइफ डिवाइन को किसने लिखा था? अरविंद घोष ने लिखा था, ठीक है ना, अरविंद घोष। द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल को किसने लिखा था? सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। दिल्ली चलो का नारा दिया था, इन्होंने ही दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा दिल्ली चलो का नारा दिया, और इन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने। और जय हिंद का नारा भी दिया था, ठीक है ना। तो गुलामगिरी, आगे देखिए, गुलामगिरी को किसने लिखा था? ज्योतिबा फूले ने। जो गुलामगिरी को किसने लिखा था? ज्योतिबा फूले ने लिखा था। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे वीडियो आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे, और जिससे आपके MTS का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कोई भी परीक्षा होगी, आप चाहे तो RPF का दीजिए, चाहे तो SSC GD या UP पुलिस, कभी भी गलत नहीं होगा। आगे देखते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ? भारत में सामुदायिक पंचवर्षीय योजना, ठीक है, विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो 2 अक्टूबर 1952 को स्टार्ट हुआ था। सामुदायिक कार्यक्रम योजना 2 अक्टूबर 1952 को। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो ये पहली पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो आया था, पहली पंचवर्षीय योजना है, 2 अक्टूबर 1952 को ये स्टार्ट हुआ था। किसकी सिफारिश पर हुआ था? KM मुंशी के सिफारिश पर। थोड़ा बहुत जानते रहिए। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है, ऐसे याद करिए, पहली पंचवर्षीय योजना में आया, और ये कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1952 को लागू हुआ, ठीक है। किसकी सिफारिश पर? KM मुंशी के सिफारिश पर। और किस मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना? ये भी थोड़ा बहुत जानते रहना। पहली पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय, कई बार पूछा गया है। ये सारी चीज़ें थी। आगे देखते हैं दोस्तों, MSP, ठीक है ना। MSP क्या है? कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि लागत और मूल्य आयोग। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है MSP क्या है? MSP का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यहाँ पर लिखा गया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है ना। MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये क्या करता है? फसलों को डिसाइड करने के लिए होता है, फसलों को डिसाइड। तो इसको MSP को कौन नियंत्रित करता है दोस्तों? तो MSP को कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है इसको नियंत्रित करता है, ठीक है ना। MSP की स्थापना, ठीक है ना। MSP जो है दोस्तों, यहाँ से आप तो यहाँ पे देखेंगे कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1965 को हुआ था, ठीक है भाई। उसके बाद फसलों को MSP क्या करता है? डिसाइड करता है। मैंने बताया मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? केरल था। इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? MSP को लागू करने वाला पहला राज्य केरल है। इसकी स्थापना 1965 में है। MSP का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। इस समय वर्तमान में किसने फसल पर नियंत्रण कर रहा था? वर्तमान में 25 फसल, याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है GD का। 25 जो ऐसे फसल हैं जो जिस पर ये नियंत्रण कर रहा है वर्तमान समय में। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसको आप नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, किसान की आय को दोगुना करने के लिए कौन सी समिति थी? अशोक दलवाई समिति। किसान की आय को दोगुना करने के लिए अशोक दलवाई समिति थी, ठीक है ना। आगे देखेंगे, व्यापकगत सिद्धांत, व्यापकगत सिद्धांत के अनुसार विलय किया गया पहला राज्य कौन है? तो व्यापकगत सिद्धांत के अनुसार, यानी जिसके व्यापकगत सिद्धांत को क्या कहते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है। यह व्यापकगत सिद्धांत है,
तो यहाँ से देखेंगे इसको किसने लागू किया था, लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था, ठीक है ना। लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया। पहला राज्य कौन था इसको लागू करने वाला व्यापगत सिद्धांत को, नागपुर सतारा था, नागपुर सतारा था जो इसको लागू किया, ठीक है ना, पहला राज्य था। इसमें ये थोड़ा सा आप जानते रहना, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देता है क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा बार यही पूछा गया है, किसने इसको लागू किया था, कि कौन विलय किया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है ना। आगे देखते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन ये है क्या दोस्तों, झांसी को कैसे मिलाया गया, तो झांसी को गोद निषेध प्रथा पर मिलाया हुआ, झांसी को किस प्रथा पर मिलाया गया, गोद निषेध प्रथा पर। पंजाब को कैसे मिलाया गया, भूशासन प्रथा पर, पंजाब को किसको पर मिलाया गया था, भूशासन प्रथा पर, और इसको गोद निषेध प्रथा पर। तो ये सारे क्वेश्चन थे दोस्तों, हमने आपको कराया दोस्तों। अगर आपको समझ में आया हो दोस्तों, पसंद आई हो वीडियो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो हमने आपको ये जितने भी क्वेश्चन थे उसको हमने आपको कराया, तो हम दोस्तों ऐसे ही आपको क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। तो अब दोस्तों हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।